हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैट में कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ रहे थे। उसमें हमारा डिस्कशन, जो लास्ट डिस्कशन था हमारा, हम गॉस थ्योरम पर एप्लीकेशन लेकर चल रहे थे। 3 एप्लीकेशन हमने करा दिए हैं। कुछ थोड़ा सा पोर्शन बचता है यहाँ गॉस थ्योरम पे। उसे गॉस थ्योरम को कंप्लीट करते हुए हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1-2 लेक्चर बच रहे हैं हमारे इस चैप्टर में। इस 2 लेक्चर्स को कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे होंगे। जिन बच्चों ने पहले के लेक्चर, फर्स्ट चैप्टर जो है NCERT, उसमें जो पहले जो लेक्चर नहीं वॉच किए हैं, तो 11 वीडियो मैंने बनाए हैं। तो वो वीडियो 1 बाय 1 आप उनको देख लें, वॉच कर लें। जो नहीं समझ में आता है मेरे से पूछ लें। ठीक है, लास्ट जो 2 लेक्चर थे हमारे गॉस लॉ पर, कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, उन्हीं 2 लेक्चर से आगे हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जिन लोगों को वो 2 लेक्चर जिन्होंने वॉच नहीं किए हैं, या गॉस लॉ नहीं पढ़ा है, या फ्लक्स का कैलकुलेशन नहीं आता है, तो वो ध्यान दें, इस वीडियो को तब तक ना देखें जब तक कि वो लास्ट 10 और 11 लेक्चर आप वॉच ना कर लें। वो 10 और 11 लेक्चर आपको मिलेंगे FMQ के यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल पर जाएँ, लेक्चर 10, लेक्चर 11 को वॉच करें। उसको करने के बाद फिर यहाँ आएँ। ठीक है, तो हमने लॉन्ग वायर की वजह से फील्ड का कैलकुलेशन कर लिया था, थिन शीट की वजह से फील्ड का कैलकुलेशन कर लिया था। आज हम देखने जा रहे हैं कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है बच्चों, क्या देखने जा रहे हैं? कंडक्टिंग स्फीयर। तो कंडक्टिंग स्फीयर की अगर हम बात करें, ये कंडक्टिंग स्फीयर है मेरा, R रेडियस का कंडक्टिंग स्फीयर है। ये दिस स्फीयर इज आइदर सॉलिड और हॉलो। कोई सा भी केस होगा कंडक्टिंग स्फीयर का, तो चार्ज रिसाइड करता है ओनली ऑन आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कहाँ रिसाइड करता है? ओनली ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। जब आउटर सरफेस पे चार्ज रिसाइड करता है, तो सॉलिड कंडक्टर का केस हो या हॉलो कंडक्टर का केस हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इस कंडक्टर को मैंने चार्ज दिया है कितना? टोटल चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज Q। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बच्चों? यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूस। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूस। ऑलवेज सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी कंडक्टर के केस में, याद रहे। चार्ज आउटर सरफेस पे जाएगा, इनर सरफेस पे भी नहीं जाएगा, इनटू द वॉल्यूम भी नहीं जाएगा। एक्सिस चार्ज ऑलवेज रिसाइड करता है ओनली ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इस कंडक्टर की सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालूं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द सरफेस इज Q and the total surface area of the sphere is 4πr², where r is the radius of the sphere। ठीक है बच्चों, तो मैंने फील्ड का कैलकुलेशन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। कहाँ करना है कैलकुलेशन? सबसे पहले मैं करने जा रहा हूँ आउटसाइड स्फीयर। स्फीयर के आउटसाइड हम फील्ड का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। आउटसाइड मीन्स सेंटर से जो डिस्टेंस है स्मॉल r, दिस इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो मैं स्टेप बता दूं आपको। तो हमारा पहला स्टेप क्या था कि जब भी हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करके, गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके फील्ड का कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे थे बच्चों? याद करो, क्या था हमारा फर्स्ट स्टेप? सबसे पहला स्टेप, हम गॉसियन सरफेस एज्यूम करते थे। गॉसियन सरफेस हमारी ऐसी होती थी। हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं फ्लक्स के कैलकुलेशन के लिए। एक हम सरफेस इंटीग्रल से सॉल्व करते हैं, क्लोज इंटीग्रल E.ds फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। दूसरा हम गॉस लॉ लगा के फ्लक्स का कैलकुलेशन करते हैं, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास जो हम गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे, वो गॉसियन सरफेस ऐसी होनी चाहिए कि जिसके ऊपर इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल E.ds मेरा इजीली सॉल्व हो जाए। वो सॉल्व कब होता था इजीली? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, लास्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया है। कब होगा इजीली सॉल्व? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आइदर नॉर्मल और टेंजेंशियल टू द सरफेस। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो सरफेस के, जिस गॉसियन सरफेस को हम अज्यूम कर रहे होंगे, उस गॉसियन सरफेस की या तो टेंजेंशियल होंगी फील्ड लाइंस या नॉर्मल होंगी। ठीक है, तो इंटीग्रल हमारा इजीली सॉल्व होगा।
पहला स्टेप ये था गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे, दूसरा स्टेप उसके अंदर चार्ज इनक्लोज निकालेंगे, तीसरा स्टेप फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे इंटीग्रल ई डॉट डी एस से, चौथा स्टेप अगेन फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे गॉस लॉ लगा के चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड द लास्ट स्टेप दोनों फ्लक्स के जो कैलकुलेशन आपने किए उन दोनों को इक्वेट करा देंगे गॉस लॉ से और इंटीग्रल ई डॉट डी एस से, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन निकल के आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, कहाँ निकालनी फील्ड, आउटसाइड स्फीयर। तो स्फीयर मेरा ये है मेरे बच्चों, स्फीयर ये है, ठीक है। तो इसकी सरफेस पे टोटल चार्ज इन द सरकमफेरेंस इज प्लस क्यू। तो मैंने इससे आउटसाइड आर डिस्टेंस पे यहाँ फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे। तो ये कैसी फील्ड जनरेट करेगा, रेडियल फील्ड जनरेट करेगा। तो जब ये रेडियल फील्ड जनरेट करेगा तो गॉसियन सरफेस लूंगा, तो गॉसियन सरफेस कैसी होगी, स्फीयर के केस में, स्फेरिकल सिमेट्री के केस में ये ऐसी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने अज्यूम कर ली। ये हाइपोथेटिकल एरिया है, हाइपोथेटिकल रीजन है, याद रहे हाइपोथेटिकल सरफेस है ये, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल सरफेस अज्यूम कर ली सराउंडिंग द स्फीयर, स्फीयर को एक हाइपोथेटिकल स्फेरिकल सरफेस में इनक्लोज कर लिया, क्लियर। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इस पॉइंट पे फील्ड कहाँ है, ड्यू टू दिस चार्ज ऑन द स्फीयर कहाँ है, सीधे ये फील्ड के डायरेक्शन है। और इस सरफेस पे एरिया वेक्टर देखूं तो एरिया वेक्टर भी कहाँ है, इस डायरेक्शन में है। और ऐसा ही एट एवरी पॉइंट हो रहा होगा, एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, यहाँ पे फील्ड कहाँ है, इधर है, एरिया वेक्टर कहाँ है, उधर रेडियल डायरेक्शन में है। तो एट एवरी पॉइंट ऑन द स्फीयर फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, यहाँ 0 डिग्री है। एरिया वेक्टर किसी भी पॉइंट पे कहाँ एक्ट करता है मेरे बच्चों, नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक है। लास्ट लेक्चर में सेकंड लास्ट लेक्चर में हमने एरिया वेक्टर का डिस्कशन किया है, फ्लक्स का कैलकुलेशन किया है, लास्ट लेक्चर में हमने गॉस लॉ का डिस्कशन किया है, कुछ एप्लीकेशन किए हैं, वहीं से आगे लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। वो दोनों लेक्चर मैं अगेन रिपीट कर दूं, आपको मिलेंगे यूट्यूब चैनल पे, हमारे FMQ के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। उसको वॉच कर लें, उसको वॉच करने के बाद यहाँ पर पहुँचें। तो ये हमारा, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस हो गई। तो हमने क्या कंसिडर कर लिया, पहले स्टेप में कंसिडर कर लिया हमने, कंसिडर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ। आप ध्यान रखें, जब आप लेक्चर वॉच कर रहे हैं तो आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, उस नोटबुक में आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलें, ठीक है। जैसे क्लासरूम में आप नोट्स बनाते हैं, उस नोट्स को बनाते चलें। भले ही 1 घंटे के वीडियो लेक्चर को आपको करने में 2 घंटे लग रहे हों, वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद जो भी यहाँ राइटिंग है, जो भी यहाँ लिखा हुआ है, वो सारा नोट्स मेंटेन करते हुए चलें अपने, ठीक है। क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम भी है, आपको सारे स्टेप्स भी करने हैं, बोर्ड में आपको मार्क्स भी चाहिए, कंपटीशन की भी तैयारी करनी है, वो भी आपको चाहिए। जब तक आप नोट्स मेंटेन नहीं करोगे तब तक आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी। इसलिए नोट्स को, यहाँ क्लासरूम नोट्स को वैसे ही मेंटेन करके चलें जैसे आप कोचिंग क्लास में आकर मेंटेन किया करते थे, ठीक है। यही अज्यूम करें कोचिंग क्लास हो रही है, वैसे ही मेंटेन करके चलें, एग्जैक्टली। क्लियर है बच्चों। तो कंसिडर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r विच इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक टू द स्फीयर, कॉन्सेंट्रिक टू द चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। तो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले ली, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये गॉसियन सरफेस हो गई। सेकंड स्टेप में अगर मैं चार्ज इनक्लोज निकालूं तो चार्ज इनक्लोज कितना है, चार्ज इनक्लोज है Q, टोटल चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज इनक्लोज कितना है, Q है, ठीक है। थर्ड स्टेप में अगर हम थर्ड स्टेप पे आ जाएं, थर्ड स्टेप में हमें क्या निकालना है, क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी एस। तो थर्ड स्टेप में अगर मैं कैलकुलेशन करूं फ्लक्स का, फ्लक्स क्या होगा हमारा, क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी एस, E डॉट डी एस। तो E डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, ऑन टू द एंटायर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल E ds cos 0 डिग्री, ठीक है।
किस पे इंटीग्रेट करना है? गॉसियन स्फीयर पे। तो यहाँ पे आप गॉसियन स्फीयर लिख दें, गॉसियन स्फीयर या गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो फाई ई सरफेस के एवरी पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट, क्योंकि सेंटर से हर एक पॉइंट की स्फेरिकल सरफेस के हर एक पॉइंट की डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो ई बाहर चला आएगा, कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन ds, ठीक है। ds का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होंगे? 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल इंटायर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है, इंटायर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रल होगा, ये इंटीग्रल आपका कितना बन जाएगा बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इंटायर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, आपने स्फीयर की सरफेस पे छोटा सा एलिमेंट लिया है, छोटा सा एलिमेंट लेकर उसको इंटायर सरफेस पे इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इसका मतलब कि सरफेस पे जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट बनेंगे उन सब के एरिया का सम, और उन सब के एरिया का सम क्या होगा? इंटायर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब आपने फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है यूजिंग गॉस थ्योरम। द गॉस थ्योरम इज चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चार्ज इनक्लोज कितना है आपका? यह है Q। इस Q को उठा के यहाँ रख दें तो आपका फ्लक्स का कैलकुलेशन कितना आ गया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। अब आपको अगले स्टेप में इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को इक्वेट करा देना है, ठीक है। इसको E आउट लिख दो, अगर E आउट, आउटसाइड स्फीयर, ठीक है। यहाँ मैं आउट लिख देता हूँ, आउट मीन्स आउटसाइड स्फीयर निकालना है फील्ड, E आउट। तो E आउट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आउटसाइड फील्ड कितनी आ गई? तो E आउट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये आपकी फील्ड आ गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। किसके लिए है? जहाँ दिस स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे चलें यहाँ से, क्लियर। अब हमने क्या करना है? अब हमने निकालनी ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस स्फीयर की सरफेस से फील्ड निकालनी है। सरफेस के लिए सरफेस मीन्स R इज इक्वल टू कैपिटल R पे निकालनी है। अब आपका जो गॉसियन सरफेस है वो क्या बन जाएगा? R इज इक्वल टू कैपिटल R। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में R की जगह आप क्या पुट कर दें? कैपिटल R पुट कर दें। जब मैं कैपिटल R पुट करेंगे तो सरफेस पे जो फील्ड आएगी वो कितनी आएगी? ES इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने क्या निकाला था? सिग्मा। सिग्मा सिंस सिग्मा इज Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये फाइंड आउट किया था। तो यहाँ से Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, देखो ये 4 पाई, ये आर स्क्वायर और ये Q क्या हो जाएगा? सिग्मा। तो इस फील्ड को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस फील्ड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ES इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ऑन सरफेस का मतलब यहाँ पर, ऑन सरफेस का मतलब यहाँ पर क्या है? ऑन सरफेस का मतलब है नियर द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट नियर द सरफेस ऑफ द स्फीयर, जस्ट नियर द सरफेस ऑफ द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर या एनी शेप कंडक्टर ऑफ एनी शेप, ठीक है। तो कंडक्टर की सरफेस के नियर फील्ड कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस रिजल्ट को हम आगे भी देखेंगे, ये याद रखना है आपने, ठीक है। ये रिजल्ट हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज़ हो रहा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर जो है कितनी होती है? नियर द सरफेस या ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब निकालना है थर्ड केस में इनसाइड स्फीयर। स्फीयर के इनसाइड अगर हम फील्ड निकालें बच्चों, इनसाइड मीन्स R इज लेस देन कैपिटल R, ठीक है। तो हमारे पास ये स्फीयर है,
ये कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर है, यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज है ऑन द सरफेस, प्लस क्यू चार्ज है ऑन आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर। मैंने क्या करना है, इसके अंदर फील्ड निकालनी है। तो यहाँ पे अंदर सरफेस पे कोई पॉइंट है P, इनसाइड पॉइंट है P, इस पॉइंट पे P फील्ड का कैलकुलेशन करना है। सबसे पहला स्टेप गॉसियन सरफेस लूँगा, तो मैंने R रेडियस का एक स्फीयर कंसिडर कर लिया, ठीक है। ये मैंने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम कर ली इनसाइड द स्फीयर। तो ये क्या है आपकी, ये है आपकी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो हमें यहाँ इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। तो अब दूसरा स्टेप क्या है, चार्ज इनक्लोज। तो चार्ज इनक्लोज कितना है इसके अंदर, ज़ीरो। ज़ीरो क्यों इनक्लोज है, क्योंकि चार्ज कहाँ रिसाइड कर रहा है, ओनली ऑन आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर। अंदर स्फीयर में कोई चार्ज नहीं है, कोई एक्सेस चार्ज नहीं है। तो पॉइंट नेट चार्ज इनक्लोज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस जो है वो कितना है, ज़ीरो है। जब नेट चार्ज इनक्लोज ज़ीरो है तो फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा, गॉस लॉ लगाओगे, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये ज़ीरो आएगा। फ्लक्स क्रॉसिंग ज़ीरो आया। जब फ्लक्स क्रॉसिंग ज़ीरो मीन्स फ्लक्स कितना होता है, ई डॉट डी एस। ये ज़ीरो होने का मतलब ई डॉट डी एस ज़ीरो बच्चों, और ई डॉट डी एस ज़ीरो होने का मतलब क्या हो गया, ये फील्ड ज़ीरो। तो ई इन जो है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो। नेट चार्ज इनक्लोज इनसाइड कंडक्टर इज ज़ीरो, सो फील्ड इज ज़ीरो। क्लियर, ठीक है। तो रिजल्ट को अगर हम एक जगह लिखें, ये जो रिजल्ट है, इस सारे रिजल्ट को अगर हम एक जगह लिखें, सारे रिजल्ट को अगर हम एक जगह लिखें इसको, तो हमने क्या निकाला है, ये हमारा कंडक्टिंग स्फीयर है, आर रेडियस का, चार्ज रिसाइड कर रहा है कहाँ, ओनली ऑन आउटर सरफेस। क्या है रिजल्ट, ई इन जो है यहाँ क्या है, ज़ीरो। ई सरफेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ई आउट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो आउटसाइड फील्ड क्या है, अगर देखें आउटसाइड जो है फील्ड वो कैसे वेरी कर रही है, आउटसाइड फील्ड का वेरिएशन है ई आउट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक। इसको प्लॉट अगर हम कर लें, ये कंडक्टिंग स्फीयर है मेरा, यहाँ ये फील्ड का प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। इसको अगर हम प्लॉट करें, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं आर और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं फील्ड, ठीक है। ये स्फीयर प्लॉट नहीं है, ये प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं, ये प्लॉट करना है, ठीक है। स्फीयर इसलिए बनाया क्योंकि स्फीयर के लिए प्लॉट कर रहा हूँ, तो स्फीयर के हिसाब से प्लॉट होगा, आसानी से समझ में आएगा। देखें ज़रा, ये कहाँ है, हम स्फीयर के सेंटर पे, और ये जब हम चले तो कहाँ हैं, ये रीजन कहाँ, ये पॉइंट कौन सा है, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, स्फीयर की सरफेस वाला पॉइंट। तो यहाँ पर हम कहाँ हैं, इनसाइड स्फीयर, यहाँ पे कहाँ है, इनसाइड स्फीयर, और ये कौन सा रीजन है, आउटसाइड स्फीयर। तो इनसाइड स्फीयर फील्ड क्या है, ज़ीरो। तो प्लॉट कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, कोई प्लॉट नहीं मिलेगा, स्फीयर के अंदर कोई प्लॉट नहीं मिलेगा, नो फील्ड, ज़ीरो। सरफेस पे फिर से फील्ड मिलना शुरू होगी, सरफेस से कितनी होगी, सरफेस पे फील्ड की वैल्यू इतनी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये सरफेस पे फील्ड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और जब आउटसाइड जाऊंगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर मीन्स आर बढ़ेगा तो ई घटेगा, और इन्फिनिटी पे जाके आर क्या हो जाएगा, ई फील्ड क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए ज़ीरो। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप
ये ग्राफ इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे ई इन जो है वो क्या है 0 और ई आउट जो है वो कितना है r², ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा कोई प्लॉट दे रहा है जहाँ पे फील्ड 0 हो तो फील्ड कहाँ 0 होती है, कंडक्टर के अंदर। तो वो कंडक्टिंग रीजन हो सकता है, याद रहे। ग्राफिकल प्लॉट दिया हुआ है, 2 रीजन में फील्ड गिवन है, यहाँ 2 रीजन में फील्ड गिवन है और यहाँ बीच में फील्ड गिवन नहीं है, मेरे दोनों हाथों के बीच में फील्ड गिवन नहीं है। इसका मतलब ये कंडक्टिंग रीजन है, इसके आउटसाइड फील्ड है, इसके आउटसाइड फील्ड है। दिस मीन्स ये कंडक्टिंग रीजन है, यहाँ पे फील्ड नहीं है। फील्ड इज एब्सेंट इनसाइड कंडक्टर, ठीक है बच्चों। तो ये प्लॉट है इसका। अब अगर हम ग्रेविटेशन में आ जाएं तो सेम इज द केस ऑफ हॉलो अर्थ या हॉलो स्फेरिकल हेवनली बॉडी। क्या करना है, 1/4πε0 को 1/4πε0 को कैपिटल G से रिप्लेस कर देना है, चार्ज को मास से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो हॉलो अर्थ के केस में अगर फील्ड कैलकुलेट करें, पूछ लेता है ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही पूछ लेता है, लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ से ग्राफ पूछता है। हॉलो अर्थ के लिए फील्ड के लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए ग्राफ पूछता है, ठीक है। तो क्या आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए रिजल्ट, ई इन इज इक्वल टू 0। ई इन या यू कैन से जी इन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोथ आर सेम। अगर अर्थ हमारी हॉलो होती तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती, 0। क्या होता है जब G 0 होता तो बॉडी की क्या होती वहाँ, वेटलेसनेस, ठीक है। वेट ऑफ द बॉडी इनसाइड हॉलो अर्थ क्या होता, 0 होता, ठीक है। तो G इन या E इन इज इक्वल टू 0। ई एस सरफेस पे देखें फील्ड तो कितनी होगी, Gm/r², Gm/r²। और आउटसाइड देखें तो वही कितनी, Gm/r², या E आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है। प्लॉट क्या होगा इसका प्लॉट देंगे। प्लॉट इसलिए करवा रहा हूँ यहाँ क्योंकि पूछ लेता है, एग्ज़ाम में पूछता है, सारे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है पहले भी। ये हमारे पास हॉलो अर्थ है, r रेडियस का हॉलो स्फीयर है, हॉलो अर्थ, ठीक है। टोटल मास है इस पे m। अब यहाँ पे ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब हम यहाँ, ये पॉजिटिव चार्ज है सरफेस के ऊपर, तो जब मैं आउटसाइड देखूंगा तो आउटसाइड किसी भी पॉइंट पे फील्ड कितनी आएगी, r इधर को बढ़ रहा है तो फील्ड भी उधर को ही आएगी। फील्ड की डायरेक्शन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द स्फीयर होगी, तो उस डायरेक्शन में होगी। जिधर को r चल रहा है उधर ही को फील्ड चल रही है, ठीक है। फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। कंडक्टर के केस में अगर आप आउटसाइड देखोगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ होती है, अगर यहाँ देखोगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ऑलवेज टुवर्ड्स द मासेस, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो फील्ड कहाँ है, इस डायरेक्शन में, और आर किधर को इंक्रीज चल रहा है, इधर को। तो अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन मैंने ले ली, आर के लिए अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन ले ली तो फील्ड कहाँ है, नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो फील्ड जब नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ये प्लॉट जो होगा, ये प्लॉट कहाँ जाएगा, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है आर की, ये आर की अगर पॉजिटिव डायरेक्शन है तो फील्ड कहाँ है, नेगेटिव। तो ये मेरा r इज इक्वल टू कैपिटल R है बच्चों। तो सरफेस पे फील्ड मिलेगी, कितनी मिलेगी, माइनस Gm/r², कैपिटल R²। साइन के साथ प्लॉट होगा क्योंकि फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये r की पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर को चल रहा हूँ मैं, ये पॉजिटिव एक्सिस लेनी मैंने r के लिए, तो ये पॉजिटिव r इधर को है, तो फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में, तो r कहाँ जाएगा, नेगेटिव में। और जैसे जैसे r बढ़ेगा तो ये फील्ड घटेगी, ऐसे फील्ड घटती चली जाएगी, ठीक है। ये प्लॉट, इसकी मिरर इमेज नीचे ले लेनी है, इसकी मिरर इमेज एग्जैक्टली नीचे ले लेनी है, ये होगा प्लॉट,
ये प्लॉट होगा। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो स्फीयर के ऊपर तो ये प्लॉट होगा, और यही प्लॉट होगा किसके लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए, जो मैंने यहाँ किया है। ठीक है, तो सेम इज द केस ऑफ हॉलो अर्थ। थोड़ा सा ग्रेविटेशन से भी रिलेट करता चलूँगा, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम में आ रही होती है। नाउ बच्चों नेक्स्ट केस है हमारा, द नेक्स्ट केस इज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में जब मैं चार्ज करूँगा तो चार्ज होगा इनटू द वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मिलेगी यहाँ। दिस इज द स्फीयर ऑफ रेडियस आर, टोटल चार्ज इनटू द वॉल्यूम इज कैपिटल क्यू, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूस। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मिलेगी। अगर मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालूँ स्फीयर की, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी बच्चों, रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो मैंने क्या करना है इस स्फीयर के लिए, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सरफेस फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लूँ फील्ड इनसाइड स्फीयर या आउटसाइड स्फीयर। आउटसाइड से चलते हैं, सबसे पहले मैं निकाल लूँ आउटसाइड स्फीयर। आउटसाइड मीन्स आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्फीयर के आउटसाइड फील्ड का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो आउटसाइड फील्ड कैलकुलेट करने के लिए अगेन गॉसियन सरफेस लेंगे हम। ये मेरे पास कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर है, चार्ज इनटू द वॉल्यूम इज कैपिटल क्यू, टोटल चार्ज इनटू द वॉल्यूम इज क्यू। मैंने इस स्फीयर से आउटसाइड आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहला स्टेप गॉसियन सरफेस ले लेंगे। तो मैंने ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले ली। ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है और एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड है। ये मैंने आर रेडियस की गॉसियन सरफेस ले ली। क्या है ये क्या ली बच्चों, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर विच इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, कॉन्सेंट्रिक टू द चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या निकालना है, चार्ज इनक्लोज। द चार्ज इनक्लोज इज क्यू, क्योंकि पूरा स्फीयर बंद है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा स्फीयर बंद है और पूरे स्फीयर में चार्ज कितना है, क्यू। तो टोटल चार्ज इनक्लोज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस इज क्यू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज क्या करेंगे, फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे यूजिंग इंटीग्रल ई डॉट डी एस। और ये इंटीग्रल किस पे लेंगे, कौन सी सरफेस पे, ये सरफेस इंटीग्रल है। डी एस इज द सरफेस एरिया वेक्टर, कौन सी सरफेस पे लेना है, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस पे। ठीक है, यानी किस पे इंटीग्रल लेना है मैंने, गॉसियन स्फीयर पे। तो दिस इज गॉसियन स्फीयर, यहाँ लिख दूँ गॉसियन स्फीयर पे इंटीग्रल लेना है। क्लियर बच्चों। अब इस गॉसियन सरफेस पे इस इंटीग्रल को लें, तो इस इंटीग्रल को जब मैं लूँगा तो एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो दिस इंटीग्रल वुड बिकम ई डी एस कॉस 0 डिग्री। और इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन स्फीयर, गॉसियन स्फीयर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टू द एंटायर गॉसियन सरफेस इज कॉन्स्टेंट। तो बाहर चली आई इंटीग्रल ऑफ डी एस, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 पाई आर स्क्वायर तक। ये जो 0 से 4 पाई आर स्क्वायर है, ये इंटीग्रल कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। सेम जैसे वहाँ आया था, तो ये क्या आ गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन 1 हो गई। नेक्स्ट इज फ्लक्स निकालेंगे यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम इज चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज कितना है, क्यू। तो इस क्यू को उठा के यहाँ रख दूँ
जब Q को उठा के यहाँ रखूँगा तो कितना आ जाएगा ये, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन 2 हो गई। नेक्स्ट स्टेप, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 से ये कितना है, E इंटू 4πr², और ये कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास E आउटसाइड, E आउटसाइड फील्ड कितनी आएगी, 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। ये आपका आउटसाइड फील्ड का कैलकुलेशन आ गया। ठीक है, अगर इसी फील्ड को हमने निकालना ऑन द सरफेस, तो ऑन द सरफेस निकालने के लिए ये आउटसाइड हो गई, नहीं, ऑन सरफेस, ऑन द सरफेस R इज इक्वल टू कैपिटल R। तो इस एक्सप्रेशन में R की जगह कैपिटल R पुट कर दो। ठीक है, क्योंकि गॉसियन सरफेस अब कहाँ चली आएगी, ये सरफेस ही गॉसियन सरफेस बन जाएगी। ठीक है, तो इस गॉसियन सरफेस पे इंटीग्रल करोगे तो 4π कैपिटल R² आएगा। तो ये यहाँ से इस स्मॉल r की जगह रेडियस ऑफ द स्फीयर पुट करो, कैपिटल R पुट करो, तो सरफेस पे फील्ड होगी 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। क्लियर? नाउ अब क्या करना है, अब निकालनी है हमने इनसाइड। तो इनसाइड मीन्स R इज लेस देन R। स्फीयर के अंदर फील्ड का कैलकुलेशन करना है, R इज लेस देन स्मॉल r। तो ये है मेरा स्फीयर है, इसके अंदर यहां पर इसके इनसाइड कोई पॉइंट है P, ये R रेडियस का स्फीयर है, कैपिटल R रेडियस का ये स्फीयर है। यहाँ इनसाइड पॉइंट है P, इस पॉइंट पे फील्ड का कैलकुलेशन करना है। सबसे पहला स्टेप गॉसियन सरफेस लेंगे। गॉसियन सरफेस अगेन क्या होगी, यहाँ स्फेरिकल, ये गॉसियन सरफेस ले ली। ठीक है, जब मैं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लूँगा तो इसके अंदर चार्ज इनक्लोज निकालूंगा। तो चार्ज इनक्लोज होगा, ये जो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है ये होगा इनक्लोज चार्ज। स्फीयर कौन है मेरा, बाहर वाला, ये होगा हमारा चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है, और ये जो चार्ज है, टोटल चार्ज कहाँ है, इनटू द स्फीयर ये है, ये आउटसाइड है। ये जो चार्ज, ये वाला चार्ज जो है ये आउटसाइड द स्फीयर है, ये आउटसाइड गॉसियन सरफेस है। तो सिर्फ ये है चार्ज इनक्लोज, दिस इज द चार्ज इनक्लोज। तो यहाँ पर अगर फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल देखेंगे तो अगेन 0 डिग्री आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी और एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। तो एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। ये गॉसियन सरफेस है बच्चों, देखें, ध्यान दें, ये है गॉसियन सरफेस इनसाइड द स्फीयर। क्लियर? तो हमने ये पहले स्टेप में ये कंसिडर कर ली स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r विच इज लेस देन कैपिटल R। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, ध्यान से देखें। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, चार्ज इनक्लोज फाइंड करना है। सेकेंड स्टेप में इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज निकालना है। तो ये कितना वॉल्यूम है आपका, ये जो वॉल्यूम है, ये वाला जो वॉल्यूम है, ये वाला चार्ज निकालना है आपने, ये वाला, ये है चार्ज इनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ये कितना वॉल्यूम है, ये कितना रीजन है, R रेडियस का स्फीयर है ये। तो टोटल वॉल्यूम कितना है, ये 4/3 पाई R क्यूब, दिस R 4/3 पाई R क्यूब। आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पता है, इसके लिए कितना है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सेकंड स्टेप में अगर आप चार्ज इनक्लोज निकालेंगे तो चार्ज इनक्लोज कितना होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आपको मालूम है,
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको पता है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, ठीक है। आपको इतने वॉल्यूम में चार्ज निकालना है, तो ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को उतने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और रो कितना है आपका, रो कितना है बच्चों, Q/4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो चार्ज इनक्लोज कितना आया जरा देखें ध्यान से, Q इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये आपका चार्ज इनक्लोज है। टोटल चार्ज इनक्लोज निकालना होगा, तो टोटल चार्ज इनक्लोज के लिए आर को क्या रख दो, कैपिटल आर। तो आर को कैपिटल आर रखोगे तो कैंसिल होगा, तो टोटल चार्ज कितना है स्फीयर के अंदर, कैपिटल क्यू। तो कितने वॉल्यूम में चार्ज निकाल लिया आपने, इतने वॉल्यूम में, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में चार्ज निकाल लिया, यानी गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं होती, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देखेंगे, अगर ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है यहाँ ये यूनिफॉर्म नहीं होती, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वेरी कर रहा होता, तब ये चार्ज इनक्लोज हमें इंटीग्रेशन से फाइंड आउट करना होगा। वो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, लाइव क्लास लूँगा, उसमें लाइव क्लासेस में न्यूमेरिकल कराऊंगा इस पे बेस्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ बोर्ड के लिए, उसमें न्यूमेरिकल में हम देखेंगे वेरिंग चार्ज डेंसिटी को कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। या तो व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम सेंड करके उसमें समझाऊँगा। ये प्रॉब्लम यहाँ से इस केस में, वेरिंग चार्ज डेंसिटी के केस में, जेई मेंस में, नीट में, जेई एडवांस में कई बार पूछा गया है, 7-8 बार पूछा गया है यहाँ से, वेरिंग डेंसिटी के लिए इनसाइड आउटसाइड ऑन द सरफेस फील्ड का कैलकुलेशन, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम देंगे न्यूमेरिकल जब कर रहे होंगे तब वहाँ पर देखेंगे। तो चार्ज इनक्लोज Q इंटू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। नेक्स्ट इज क्या करेंगे, फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे, इंटीग्रल E.ds लगा के। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, 0 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल E.ds cos 0 डिग्री। कहाँ लेना है, गॉसियन सरफेस पे इंटीग्रल लेना है, ठीक है। ई कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ds 0 से 4 पाई आर स्क्वायर। ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में ये सारे स्टेप दिखाने होंगे, ठीक है। इन स्टेप्स के बगैर मार्क्स नहीं होते बोर्ड एग्जाम में, प्लस चूँकि आपका बोर्ड भी है इसलिए सारी स्टेपिंग करना ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट इज फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन 1। क्लियर। अगला क्या है, अगला निकालेंगे फिर अगेन चार्ज इनक्लोज्ड फ्लक्स यूजिंग गॉस थ्योरम, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से चार्ज इनक्लोज कितना ये है, इसको उठा के यहाँ पुट करो। जब यहाँ पुट करोगे तो कितना आएगा आपका, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। ये आपकी हो गई इक्वेशन 2। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, इसको और इसको इक्वेट करवा देना है, क्योंकि आपने दोनों से एक ही चीज़ का कैलकुलेशन किया है। ये भी फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस है, ये भी फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस है, तो दोनों आर बोथ आर सेम। तो कितना हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ से एक आर स्क्वायर कट के क्या बचेगा, एक स्मॉल आर बचेगा यहाँ से। तो आपका ये आएगा ई इन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट एक साथ लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रोस्टैट का कांस्टेंट है ये, इंटू Q अपॉन दिस आर क्यूब। और ये एक आर कटने के बाद यहाँ से क्या बचा, स्मॉल आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर क्यूब इंटू आर। तो यहाँ पे इनसाइड फील्ड जो है वो कैसे वेरी कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। अगर हम निकालें एट सेंटर ऑफ स्फीयर की सेंटर के लिए आर कितना हो जाएगा, 0। तो सेंटर पे फील्ड जो है वो क्या आएगी मेरे बच्चों, 0 आएगी, ठीक है। सेंटर पे फील्ड क्या होगी, 0।
देख ले एक बार। ठीक है, तो सारे रिजल्ट को अगर हम लिखें तो क्या है हमारे पास? क्या रिजल्ट निकाला हमने? इनसाइड फील्ड कितनी है? 1/4πε0 Q/r³ इंटू आर। सरफेस पे कितनी है मेरे बच्चों? 1/4πε0 Q/r²। और आउटसाइड कितनी है? 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट है। इसके अकॉर्डिंग हम प्लॉट लेंगे, यानी इनसाइड फील्ड कैसे वेरी कर रही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और आउटसाइड फील्ड कैसे वेरी कर रही है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक ठीक है, तो अगर इसको प्लॉट देखें इसका, ये हम कहाँ हैं? इनसाइड स्फीयर। या कौन सा रीजन है? आउटसाइड स्फीयर। तो फील्ड के और ई और आर में प्लॉट देखूं तो इनसाइड फील्ड कैसे वेरी कर रही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के लिए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्लियर? और आउटसाइड फील्ड कैसे वेरी कर रही है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के लिए ऐसा ग्राफ। तो ये है हमारा ई इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये ई आउट। और ये सरफेस। सरफेस पे कितना है फील्ड? 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, ये कौन सा केस है? दिस इज द केस ऑफ सॉलिड हेवनली स्फेरिकल बॉडी। दिस इज द केस ऑफ अर्थ। ठीक है, दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड अर्थ। क्या? कैपिटल Gm/r³ इंटू आर। यही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द इनसाइड अर्थ। Gm/r³ इंटू स्मॉल आर। सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी Gm/r²। आउटसाइड Gm/r²। ठीक है, प्लॉट अगर आप लोगे तो प्लॉट आपको खुद करना है। तो प्लॉट लोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉट जाएगा। इसकी मिरर इमेज ले लो नीचे। तो अगर आपको दो कंडीशंस, ये नेगेटिव चार्ज हो और प्लॉट करना हो, या अर्थ का केस हो, अर्थ के लिए प्लॉट करना हो, तो आपके पास इसका प्लॉट ये मिरर इमेज ऐसे चल के ऐसे आएगा। डू योरसेल्फ, ये चल के आएगा। ठीक है, ये प्लॉट होगा आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या नेगेटिव चार्ज हो सर स्फीयर के अंदर। स्फीयर में जो चार्ज हो, एक्सेस चार्ज, ये नेगेटिव हो, तो ये प्लॉट होगा। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का ये प्लॉट होगा। क्लियर? क्या होगी इनसाइड? Gm/r³ इंटू स्मॉल आर। सरफेस पे क्या होगी? Gm/r²। और आउटसाइड क्या होगी? Gm/r²। ठीक है, लिख लेंगे इन एक्सप्रेशंस को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए। तो इतने स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है आपके
बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं, गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन, ये लास्ट बता के लेक्चर को मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। एक लेक्चर और होगा इस पर जिसमें मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा, ठीक है। गॉस लॉ पर न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा। पहले ये देख लें गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन। तो गॉसेस लॉ इन ग्रेविटेशन में हमने क्या करना है, हम क्या करते हैं 1/4πε0 को क्या लेते हैं की जगह क्या लेते हैं g। तो 1/ε0 की जगह पे हम क्या लेंगे यहाँ ग्रेविटेशन के लिए 4πg, ठीक है। क्या ले लेंगे 4πg ले लेंगे, क्लियर। चार्ज इनक्लोज की जगह हम क्या लेंगे मास इनक्लोज्ड मास लेंगे। तो गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन कितना हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन ε0। तो 1/ε0 की जगह 4πg, नेगेटिव ऑफ 4πg, 1/ε0 की जगह क्या ले लिया मैंने 4πg, और चार्ज इनक्लोज की जगह मास इनक्लोज्ड। नेगेटिव साइन क्यों लगाया है, नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है कि ग्रेविटेशनल फ्लक्स इज ऑलवेज एंटरिंग। नेगेटिव साइन शोज that gravitational flux is always entering flux। तो गॉसियन सरफेस में फ्लक्स जो होगा ऑलवेज किसी भी सरफेस में एंटर करेगा, ठीक है। लीविंग फ्लक्स के लिए साइन पॉजिटिव होता है, एंटरिंग फ्लक्स के लिए साइन नेगेटिव होता है। तो ग्रेविटेशनल फ्लक्स ऑलवेज एंटरिंग होगा, इसलिए हमेशा नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन इज -4πg इंटू मास इनक्लोज्ड, ठीक है। नेट फ्लक्स एंटरिंग इनटू द गॉसियन, नेट ग्रेविटेशनल फ्लक्स एंटरिंग इनटू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू -4πg टाइम्स ऑफ नेट मास इनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ठीक है। अगर हम अपनी एंटायर गैलेक्सी को किसी एक हाइपोथेटिकल सरफेस के अंदर इनक्लोज कर लें, एंटायर गैलेक्सी को या एंटायर अपने प्लानिटरी सिस्टम को किसी हाइपोथेटिकल सरफेस के अंदर इनक्लोज कर दें, तो उसमें जो टोटल फ्लक्स एंटर कर रहा है वो कितना कर रहा है -4πg, जहाँ मास इनक्लोज क्या है सन और सारे प्लैनेट का टोटल मास, और जो भी वहाँ पर बॉडीज़ हैं, जो भी मासेज हैं, उन सब का मास। क्लियर बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे चलेंगे, न्यूमेरिकल्स कराने हैं इस पर। अभी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, न्यूमेरिकल का डिस्कशन कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।